गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वित्तीय प्रबंधक के अंतर्गत लाभांश निर्णय का निर्धारण कैसे होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिविडेंड डिसीजन ये कैसे है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप लोग जानते हैं वित्तीय प्रबंधक के अंतर्गत 3 चीज़ों का प्रबंध किया जाता है। एक तो विनियोग संबंधी निर्णय का प्रबंध किया जाता है, दूसरा वित्तीय निर्णय लिया जाता है और तीसरा लाभांश निर्णय लिया जाता है। तो लाभांश निर्णय का निर्धारण कैसे करते हैं वित्तीय प्रबंधक के अंतर्गत, उसके बारे में जानकारी लेनी है। तो ये जो लाभांश क्या होता है उस पर पहले विचार करेंगे। तो जो भी किसी संस्था की जो कुल आय है उसमें से समस्त व्यय घटाने के पश्चात, अर्थात समस्त कर, जो भी कुछ फंड्स निर्माण करना है, कोष निर्माण करना है, तो उसको घटाने के पश्चात और जो भी कुछ प्रावधान है, जैसे डूबत ऋण के लिए प्रावधान है या तो अन्य कोई और प्रावधान है, मूल्यह्रास के लिए प्रावधान, तो ये सभी घटाने के पश्चात जो भी शेष राशि बचेगी उसी को ही लाभ माना जाता है और उसी में से ही कुछ भाग अंशधारियों को उनके अंशों के अनुपात में वितरित किया जाता है और यही जो भी भाग हम वितरित करते हैं उसी को ही लाभांश या तो डिविडेंड कहते हैं। तो लाभांश का निर्णय कंपनी के संचालक स्व विवेक से लेते हैं, किंतु इन्हें इसके लिए कुछ वैधानिक प्रतिबंधों या तो कंपनी की भावी योजनाओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। तो लाभांश का निर्णय, तो सबसे पहले अभी लाभांश का आशय वैसे समझ में आ गया होगा, फिर से लाभांश के बारे में और बताते हैं। तो लाभांश का शाब्दिक अर्थ है लाभ का अंश, अर्थात ऐसा अंश जिसे वितरित किया जाता है, अर्थात लाभ का जो भाग है उसी को हम लाभांश कहेंगे। तो अंग्रेजी में डिविडेंड, लाभांश को डिविडेंड कहते हैं। यह शब्द लैटिन के डिविडेंडम शब्द से किया गया है, जिसका आशय है दैट विच इज टू बी डिवाइडेड, अर्थात वह भाग जिसको विभाजित करना हो उसको लाभांश कहते हैं। कंपनी की समस्त आय में से समस्त व्यय को घटाने के बाद, करों को घटाने के बाद और कोषों को घटाने के बाद जो भी शेष राशि लाभ के रूप में बचती है उसी को ही कंपनी के स्वामियों में विभाजित करना है, उसी को ही लाभांश का वितरण करके बोला जाता है। तो लाभांश किसी कंपनी के लाभ एवं आधिक्य कोषों का वह भाग है जो वास्तव में एक निश्चित तिथि को कंपनी की वैध क्रिया के अनुसार इसके अंशधारियों में एक निश्चित समय या मांग पर देय उनकी अंशधारिता के अनुपात में वितरण के लिए अलग रख दिया जाता है। तो ये लाभांश समझ में आ गया होगा। लाभांश कंपनी द्वारा कौन से समय घोषित किया जाता है? जब कंपनी के पास पर्याप्त लाभ हो। ठीक है, ये पहली कंडीशन रहेगी। संचालक मंडल ने सिफारिश पेश कर दी हो कि अभी लाभांश का वितरण करना है और वार्षिक सामान्य सभा में अंशधारियों की स्वीकृति मिल गई हो, तो इन कंडीशंस में लाभांश विभाजित होगा। कंपनी के पास पर्याप्त लाभ होना, यह पहली कंडीशन महत्वपूर्ण कंडीशन है। अभी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICA के अनुसार जो परिभाषा है, तो लाभांश इस उद्देश्य हेतु उपलब्ध लाभ अथवा संचय में से अंशधारियों को किया गया वितरण है। तो यह लाभांश कितना व किस सीमा तक बांटा जाए, इसका निर्णय संचालक मंडल को अपनी वित्तीय आवश्यकताएं, अंशधारियों को उचित प्रत्याय व कंपनी के लाभ की मात्रा को ध्यान में रखकर लेना होता है। और इस लाभांश की घोषणा कहाँ पे कब की जाती है? जब कंपनी की साधारण सभा होती है, उसी साधारण सभा में ही लाभांश की घोषणा की जाती है और साधारणतः सभी की स्वीकृति के पश्चात, अंशधारियों की, संचालकों की स्वीकृति के पश्चात ही घोषित लाभांश करके उसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये लाभांश के बारे में वर्णन आपने सुना है। अभी देखते हैं लाभांश निर्णय को निर्धारित करने वाले घटक, या तो लाभांश नीति को निर्धारित करने वाले तत्व या कारक भी इसे बोलेंगे। तो किसी भी व्यवसाय में उनके स्वामियों के लिए वहाँ की लाभांश नीति अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है और ये जो लाभांश नीति है वह संचालक निर्धारित करते हैं। किंतु लाभांश नीति का निर्णय लेने के पूर्व कुछ वैधानिक प्रतिबंध और अंशधारियों का दबाव भी रह सकता है, क्योंकि लाभांश का निर्णय लेने के पूर्व संस्था को आर्थिक, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। और इसी कारण से ही लाभांश निर्णय को जो घटक प्रभावित करते हैं, तो उसके बारे में कुल 12 घटक लाभांश निर्णय को प्रभावित करते हैं। तो पहला घटक है लाभ की मात्रा। किसी भी कंपनी को लाभांश की मात्रा, लाभ अगर ज़्यादा हो जाता है, अधिक लाभ होगा कंपनी को, तो अधिक लाभांश मिलेगा अंशधारियों को, और अगर कम लाभ होता है तो
कम लाभांश का निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि वही संचालकों की मजबूरी बन जाती है कि कम लाभांश आप बांटेंगे। और इसी प्रकार से लाभांश की जो निर्णय है वह लाभ की मात्रा पर निर्भर होता है। फिर दूसरा पॉइंट है लाभांश की प्रवृत्ति। अभी लाभांश का निर्णय लेने के पूर्व यह भी देखना आवश्यक होता है कि गत वर्षों में आपने कितने दर से लाभांश वितरित किया था। अगर गत वर्ष की तुलना में कम दर से लाभांश दोगे तो क्या होगा कि अंशधारी नाराज हो सकते हैं, और इसी कारण से ही आपको सामान्य दर पर ध्यान देना पड़ता है। और आपके कंपनी के समान और भी कोई प्रतिस्पर्धी कंपनी है उसके भी लाभांश दर पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उसकी तुलना में अगर आप कम लाभांश दोगे तो भी आपकी कंपनी की ख्याति कम हो सकती है। और इसी कारण से आपको गत वर्ष और प्रतिस्पर्धी कंपनियों पर ध्यान देते हुए लाभांश की दर को निर्धारित करना पड़ता है। तो ये सेकंड नंबर का पॉइंट हो गया। तीसरे नंबर का घटक है भावी वित्तीय आवश्यकताएं। अभी लाभांश निर्णय को निर्धारित करने के पूर्व यह विचार करना आवश्यक होता है कि उपक्रम को अपने विस्तार और विकास के लिए भी कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, या तो जो लाभ का भाग है वो कितना पुनर्विनियोजित किया जाना चाहिए। तो अर्थात जो भी जितना भी लाभ होता है उसमें से पूर्ण लाभ वितरित करना ये भी अच्छा नहीं रहता, क्योंकि आपको अपने कंपनी का, अपने संस्था का भविष्य में विकास करना है, विस्तार करना है, और इसीलिए लाभ का कुछ भाग पुनर्विनियोजित किया जाता है, संस्था फिर से पूंजी के रूप में उसको विनियोजित किया जाता है। तो उसकी अगर आवश्यकता रहेगी तो आप कम दर से लाभांश वितरित करोगे, और पुनर्विनियोजन की आवश्यकता नहीं रहेगी, जो भी लाभ आपको हुआ है वह वितरित करने योग्य है ऐसे अगर मानना है तो फिर अधिक दर से लाभांश वितरित होगा। तो इस प्रकार से तीसरे नंबर का पॉइंट है। चौथे नंबर का पॉइंट है तरल कोष की मात्रा। किसी उपक्रम में लाभांश निर्णय को वहां के तरल कोष की मात्रा भी काफी सीमा तक प्रभावित करती है। उपक्रम में यदि तरल कोष की अधिक आवश्यकता पड़ती है तो लाभांश की मात्रा कम हो जाएगी। तरल कोष को ही कार्यशील पूंजी करके बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी मतलब कि वर्किंग कैपिटल। तो जिस संस्थान में, जिस कंपनी में अगर कार्यशील पूंजी की मात्रा अधिक होनी आवश्यक होती है तो वहां पे लाभांश की दर कम होती है, और जहां पे कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम रहती है तो वहां पर ऊंचे दर से लाभांश घोषित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये चौथा पॉइंट है। पांचवें नंबर पे अंशधारियों की स्थिति। अभी जो भी अंशधारी है, मतलब कि कंपनी के स्वामी जो है वही कौन है? अंशधारी है। अंशधारी को ही कंपनी के या संस्था के स्वामी कहते हैं, और इसी कारण से उनको नाराज करना या तो उनकी इच्छा की अवहेलना करना कभी भी उचित नहीं होता। इसीलिए ही अगर आपके जो अंशधारी है, कंपनी के अंशधारी कौन से वर्ग के हैं उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ता है। अगर धनाढ्य वर्ग के हैं तो धनाढ्य अंशधारी संस्था के हित की बात पहले करेंगे और लाभांश की दर कम रहने पर भी वह संतुष्ट रहेंगे। परंतु जनसामान्य अंशधारी है तो उनकी इच्छा रहेगी अधिक लाभ प्राप्त करने की, और इसी कारण से अगर आपके अंशधारक सामान्य वर्ग से है तो उस समय आपको लाभांश की दर ऊंची रखना आपकी मजबूरी रहेगी। संचालक मंडल को ऊंची दर से लाभांश वितरित करना पड़ेगा। फिर है छठवां पॉइंट, वैधानिक प्रतिबंध। तो लाभांश की घोषणा के संबंध में कंपनी अधिनियम 1956 में कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, और इन्हीं प्रतिबंधों या तो शर्तों को ध्यान में रखते हुए भी कोई भी कंपनी लाभांश की दर का निर्धारण करेगी, और ये भी एक छठवां पॉइंट है। सातवें नंबर पर कर नीति। तो सरकार की कर नीति भी लाभांश निर्णय को प्रभावित करती है। सरकार पूंजी निर्माण करने के उद्देश्य से पूंजी संचय करने वाले को आयकर में छूट देती है, और ऊंची दर पर लाभांश घोषित करने वाली संस्थाओं पर अतिरिक्त कर लगाकर लाभों को प्रतिधारित करने को भी प्रोत्साहित किया जाता है, और इससे लाभांश दर कम करना संचालकों की मजबूरी हो जाती है। तो इस प्रकार से कर नीति पर भी आपको ध्यान देना पड़ता है। तो कर नीति भी लाभांश को वितरित करने के लिए प्रभावित करती है। फिर है आठवां पॉइंट, कंपनी की आयु। तो कंपनी की आयु कितनी है, अर्थात नई कंपनी है या पुरानी कंपनी है। अगर नई स्थापित कंपनी रहेगी तो वह अपने विस्तार के लिए पूंजी की मात्रा को बचा के रखेगी, अर्थात जो भी लाभ होता है उसको पुनर्विनियोजित करने के बारे में ज्यादा सोचेगी, क्योंकि उसको अपने कंपनी का विस्तार करना है। तो उस समय नई कंपनियां क्या करती है, कम लाभांश बांटती है, लाभांश की दर कम रखती है। परंतु अगर पुरानी कंपनियां हैं, स्टेबल कंपनियां हैं, स्थायी कंपनियां हैं, तो वह उनको वही अपने व्यवसाय को और विस्तृत करने की उतनी आवश्यकता नहीं है, तो जितना भी लाभ हो उतना वो वितरित कर सकती है। तो जो पुरानी कंपनियां हैं वह लाभांश की दर ऊंची रख सकती है। तो इस प्रकार से कंपनी की आयु भी लाभांश के निर्णय को प्रभावित करती है। 90 नंबर का पॉइंट है आय में स्थायित्व। जिन कंपनियों में आय में अधिक उच्चावचन होता है, मतलब परिवर्तन होता है, आय ज्यादा परिवर्तनशील हो सकता है, तो वहां पे
लाभांश की दर पर प्रभाव होता है, अर्थात अधिक आय है तो आपकी लाभांश की दर ऊंची रहेगी, और कम लाभ है, लाभ कम होने की ये संभावना है तो उस समय लाभांश की दर भी कम रहेगी। तो इस प्रकार से ये 90 नंबर का पॉइंट है, अर्थात आय में स्थायित्व रहेगा तो लाभांश की दर ऊंची रहेगी, आय अगर अस्थिर रहेगी तो लाभांश की दर कम रहेगी। 10वें नंबर का पॉइंट है सरकार की आर्थिक नीति। तो सरकार की आर्थिक नीति भी लाभांश नीति को काफी सीमा तक प्रभावित करती है, अर्थात विलासिता की वस्तु उत्पादित करने वाली कंपनी है तो उनके लिए अलग लाभांश की दर रहेगी, और जनसामान्य के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाली जो कंपनियां हैं उनके लिए सरकार की नीति अलग रहेगी। अर्थात जनसामान्य के लिए वस्तुएं जो आवश्यक वस्तु उत्पादन करने वाली कंपनी को सरकार के द्वारा सहायता भी मिलती है, सब्सिडी मिलती है, परंतु विलासिता वाली वस्तु उत्पादित करने वाले कंपनियों को इस प्रकार की सहायता नहीं मिलती। तो इसका भी प्रभाव लाभांश की दर पर होता है। तो ये 10वें नंबर का पॉइंट है। 11वें नंबर का पॉइंट है स्वामित्व का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ ओनरशिप करके बोला है पॉइंट। तो यदि कंपनी की पूंजी कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में होती है, मतलब कि लिमिटेड अंशधारी है, सीमित है अंशधारकों की संख्या, तो उस समय कम लाभांश दर के लिए वह व्यक्ति सहमत हो सकते हैं, परंतु स्वामित्व अगर अधिक व्यक्तियों के हाथों में है तो उस समय आपको अधिक लाभांश की दर या तो उदार लाभांश नीति के लिए आपको बाध्य होना पड़ेगा। तो ये स्वामित्व का ढांचा भी लाभांश निर्णय को प्रभावित करता है। और 12वें नंबर का पॉइंट है जनमत। तो कंपनी की लाभांश नीति या तो लाभांश निर्णय को जनमत भी काफी हद तक प्रभावित करता है। अधिक लाभांश अगर आप वितरित करते हो, निर्णय लेते हो अधिक लाभांश की दर रखने का, तो उस समय विपरीत प्रतिक्रिया भी आ सकती है, और अंशधारियों को छोड़कर सभी वर्ग आपके कंपनी की आलोचना करेंगे, और आपके कर्मचारी भी अधिक वेतन की मांग करने लगेंगे, और आम जनता कीमत बढ़ाकर वस्तु बेचने का आरोप भी आप पर लगाएगी, और इसी कारण से कंपनियां कम दर पर लाभांश वितरित करने को मजबूर हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जनमत का भी प्रभाव लाभांश निर्णय पर होगा। तो इस प्रकार से ये लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले कुल 12 घटक थे। अभी ये जो लाभांश की घोषणा एवं कंपनी अधिनियम के जो प्रावधान है उस पर भी आपको ध्यान देना है। तो लाभांश की घोषणा या लाभांश का निर्णय लेते समय आपको कंपनी अधिनियम 1950 की धारा 205 और 206 और तथा सारणी अ इनका भी पालन करना आवश्यक होता है। तो उसमें जो नियम दिए हैं, वैधानिक प्रावधान जो दिए हैं, उसमें पहला है पूंजी में से लाभांश न बांटना। कोई भी कंपनी किसी भी दशा में पूंजी में से लाभांश का वितरण नहीं कर सकती, अर्थात चालू वर्ष का जो लाभ है या तो अवितरित लाभ है जो पुराने, तो उसी में से ही लाभांश का वितरण किया जा सकेगा। ये पहला प्रावधान है। और दूसरा है पार्षद सीमा नियम एवं अन्य नियमों का पालन। तो किसी भी कंपनी को लाभांश की घोषणा करने के लिए पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम में जो भी आपने कुछ मूलभूत कुछ नियम बनाए हैं तो उन्हीं का ही पालन करना आवश्यक होता है, और इससे लाभांश घोषणा व शर्तों या रीतियों का उल्लेख पहले से ही रहता है, अंतर नियम में उल्लेखित रहता है। उसी नियम का पालन करते हुए ही आपको लाभांश का निर्णय लेना पड़ता है। लाभांश का वितरण करने के लिए विशिष्ट दर आपको तय करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से लाभांश निर्णय को प्रभावित करने के घटक है, और उन घटकों को ध्यान में रखने के पूर्व आपको कुछ वैधानिक प्रावधानों पर भी ध्यान देना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से लाभांश निर्णय यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक से अगर समझे होंगे तो बहुत बढ़िया है, अच्छी तरह से उसको पढ़ना है, समझ जाओ।